Good afternoon, all of you. Right. So, what we have done, how much we have completed last time? I think we have completed till reactivity, chemical reactivity, right now. Yeah, we were studying. Yes, we were studying. Okay. So we were studying about that chemical reactivity and all, right? So today we are going to start with gradation in physical properties. Gradation in physical properties. There are different physical properties that we have to understand right now. आपकी बुक में वैसे इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है कि वो क्यों हुआ है. जस्ट एक सेंटेंस दे के इसने वो कंप्लीट किया है कि भाई ऐसा होता है. बिकॉज ये इसलिए नहीं दिया है बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं समझने के लिए. वो फैक्टर्स आपके लेवल पे नहीं है, वो आपको 11th एंड 12th में आएगा, राइट. इसीलिए उसने नहीं किया है. जहाँ पर मुझे लगता है कि फैक्टर्स जो है वो आपको समझ में आ जाएंगे तो वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा. और अगर ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके लेवल पे नहीं है, तो वो हम लोग बस पहले ही याद करेंगे उसको. अगर आपको क्वेश्चन दिया होगा आपको जब आप टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट. आपको मैंने होमवर्क दिया था, वो मैं चेक करके बता दूंगा अगर मैं सही लिखा है कि नहीं. आप वापस से आगे हो, आज भी होमवर्क दूंगा मैं टेक्स्ट क्वेश्चन का, तो आप जब करोगे आपको नहीं आएगा या आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तब मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको आपको समझाऊंगा. वरना कैसा होता है कि हर बच्चे का हर एक स्टैंडर्ड का अलग लेवल होता है, तो वो नहीं सब एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है. हर चीज़ को इतना डीप में हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज लेवल नहीं है, वरना आपको क्या हो जाएगा, आपको चीज़ें बहुत से जान जाएंगी. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विथ मेल्टिंग पॉइंट. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मेल्टिंग पॉइंट. याद रखना व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. कोई बताना चाहेगा व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट? यस स्टूडेंट, जिसको आता है प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो और बताओ. What do you mean by melting point and boiling point? Have you heard about this? If yes, then what it means? Actually, sir, I have not received my books yet. Okay. Sorry, beta. I'm not getting your voice. It's breaking, beta. Can you repeat? Common definition. I'm asking common definition. What is boiling point? अगर मैं आपके सामने boiling point बोलता हूँ. Okay. Very good. And what is melting point? Where it's melt, right ना? यही हम लोग को दिमाग में आ रहा है. ये जो जब क्या होता है, ये मेल्ट होता है तो उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, और जब वो बॉईल होता है उसको हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट. इजन इट? परी परिधि. बेटा आपके पास बुक नहीं है तो डोंट वरी बेटा, ऐसा नहीं है कि बुक नहीं है तो कोई इशू नहीं है. मैं आपको बस जनरल नॉलेज पूछ रहा हूँ. आपको पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, एक जनरल नॉलेज पूछ रहा हूँ, है ना. देयर इज नो नीड कि हम लोग को आपको बुक हो. यहाँ पे मेरे ख्याल से हर किसी के पास भी बुक नहीं होगी. ठीक है. हम लोग जनरल नॉलेज सीख रहे हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं. ठीक है. सो सो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा क्वेश्चन आया था हमारे पास, मैंने पूछा था तो आपका आंसर आ चुका है. वेरी गुड. बट दैट इज नॉट करेक्ट, राइट ना. उसका करेक्ट डेफिनेशन तो अलग होता है. उसका डेफिनेशन जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा बॉइलिंग पॉइंट का, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू द पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, गैस या एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दैट पॉइंट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट. ये केमिकल डेफिनेशन है. अब यहाँ पे वेपर प्रेशर क्यों आया, ये सब वर्ड टर्म्स क्यों आ रहे हैं, तो इसको समझने के लिए हम लोग को 12th में जाना पड़ेगा. 12th में हम लोग को वेपर प्रेशर क्या होता है वो समझ में आएगा, और क्यों उसको इंट्रोड्यूस किया गया वो हम लोग 11th 12th में पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे. हम लोग को जो समझना है उसके लिए हम लोग को जो चाहिए वो बताऊंगा. तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो अगर मेरे को कोई पूछेगा व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, तो जैसे बच्चे ने बताया कि मेल्ट होना, कोई चीज़ का मेल्ट होना, तो उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट.
और बॉइलिंग पॉइंट मतलब किसी का बॉईल होना, यानी कोई चीज एक टेम्परेचर पे एक चीज बॉईल हो रही है तो उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। नाउ मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है, ये डिसाइड करेगा कि मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, ये डिसाइड करेगा। याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट अगर बात करूंगा तो इट डिपेंड्स डायरेक्टली या मोस्टली ऑन बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड। मतलब अगर तुमको 4 ऑप्शन देगा एग्जाम में और बोलेगा कि बताओ ये 4 ऑप्शन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, सॉरी जिस किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो आपको बस डिसाइड ये करना है कि किसका बॉन्ड ज़्यादा है, कौन ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। और कौन ज़्यादा जिसके अंदर बॉन्ड कम है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। मतलब बॉन्ड पे डिपेंड करता है ना, सिंपल सी बात है। अगर मैं मेल्ट कर रहा हूँ किसी चीज़ को, इसका मतलब उसके अंदर के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, और बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं इसका मतलब अगर बॉन्ड ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, कम बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम टेम्परेचर लगेगा। इट्स एज सिंपल एज इट इज़ कि बॉन्ड पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली हम लोग को फोकस करना है बॉन्ड पे, इजन इट? अरे हाँ या ना, समझा? नाउ इफ यू कम्स टूवर्ड्स द बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट जो बोलता है वो क्या करता है, बॉन्ड के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब क्या हो रहा है, मेरे को किसी चीज को बॉईल करना है, जैसे कि आइस है, आइस को अगर बॉईल करना है तो मैं क्या करूंगा, उसको पहले हीट करूंगा, तो हीट करूंगा तो पहले वो मेल्ट होगा, राइट ना? तो यहाँ पर बॉन्ड तो ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसके साथ साथ जब वो लिक्विड स्टेट में आया उसके बाद और हीटिंग करने के बाद वो गैस स्टेट में गया। गैस स्टेट में गया मतलब क्या, लिक्विड में मॉलिक्यूल बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, है ना? मॉलिक्यूल हम लोग को मालूम है, अगर स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा होगा आपने तो आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, वेरी गुड। लिक्विड में और थोड़ा दूर होते हैं, और गैस में बहुत दूर होते हैं, है ना? गैस में बहुत दूर होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिक्विड से गैस स्टेट में अगर इसको लेके जा रहा हूँ किसी चीज को, इसका मतलब मॉलिक्यूल जो है वो दूर हो रहे हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल नजदीक क्यों थे, पहले क्वेश्चन ये उठता है, मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के करीब क्यों थे? तो करीब यूं करीब इसलिए थे, या क्यों करीब थे, बिकॉज के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, है ना? कोई किसी के पास क्यों होता है, बिकॉज उसके बीच में अट्रैक्शन होता है। अरे हाँ या ना? मैं एक ग्रुप में दोस्त, मेरा एक ग्रुप है, दोस्तों का ग्रुप है, मैं वो दोस्तों के ग्रुप में बैठता उठता हूँ, बार बार जाता आता हूँ। क्यों जाता आता हूँ? बिकॉज मेरे को वो लोग पसंद है, मेरे और उनके बीच में अट्रैक्शन है, कोई ना कोई लगाव है, उनको मैं पसंद करता हूँ, राइट? या मुझे वो पसंद करते हैं, इसलिए हम लोग को, मेरे को वो लोग अपने ग्रुप में रखते हैं, इजंट इट? तो इसका मतलब क्लोजनेस जब कब आती है, जब अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन मस्ट बी देयर, सम अट्रैक्शंस आर देयर। तो यहाँ पर जब गैस की बात करता हूँ वहां पे अट्रैक्शन, बहुत ही सारे अट्रैक्शन टूट गए, इसलिए मॉलिक्यूल बहुत दूर चले गए। वाइल लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड सॉलिड की बात करेंगे तो वहां पर अट्रैक्शन जो है हमारा क्या है, थोड़ा अट्रैक्शन जो है। तो इसका मतलब अगर मैं लिक्विड से गैस में लेके जाऊंगा तो पहले वो सॉलिड से लिक्विड में आया, और फिर सॉलिड से गैस में जाने के लिए सॉलिड से लिक्विड में आना पड़ेगा, मतलब बॉन्ड टूटे। और फिर लिक्विड से गैस में जाने का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा। यानी इसका मतलब अगर कोई बोलेगा बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, कभी भी हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, दो चीज पे फोकस करेंगे, बॉन्ड पे भी फोकस करेंगे या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पे भी फोकस करेंगे। अंडरस्टूड? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसको डिसाइड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसाइड करता है स्टेट्स को, मतलब गैस में है, लिक्विड में है, सॉलिड में, राइट ना? तो आपको और वैसे तो बहुत सारी डिटेल चीज होती है, मगर वहां पर जाने से अच्छा मैं आपको आपका लेवल, वैसे लेवल वाइज ही पर टीचिंग कराई जाती है, तो मैं वो जाने से अच्छा आपको जो समझ आएगा वो समझ में आएगा वो बता रहा हूँ। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर बता सकता हूँ मैं आपको कि आप क्या करना है, आपको अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करना है तो पहले क्या करना है कि देखना है कि कौन से स्टेट में, है ना? स्टेट देखना है। अगर गैस में है तो ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा हमारा, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट अगर बात करूंगा गैस स्टेट में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा हमारा, ज्यादा रहेगा। एक मिनट, इसको ऐसा नहीं करते, ज्यादा अच्छे से नहीं समझ में आएगा, एक मिनट, मैं इस तरीके से सोचता हूँ। इसको बस ऐसे ही रखो, सिंपल रखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल का डायरेक्टली हम लोग क्राइटेरिया कंसीडर करेंगे। तो मेटल के केस में हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है। मेटल के केस में मेटल को समझो पहले, डायरेक्ट मेटल समझेंगे फिर नॉन मेटल समझेंगे, पहले मेटल समझ लो। तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डाउन डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है उसको समझो अभी। मैं आपको यहाँ पे वाइट बोर्ड स्क्रीन जो है शेयर करता हूँ,
समझो, मैंने बोला डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप? तो डाउन द ग्रुप अपन जाएंगे तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है ना? वी हैव स्टडीड दैट एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, राइट ना? समझो कि यहाँ पर पहला वाला एलिमेंट है, इसकी जो साइज जो है वो इतनी सी है, बट नीचे वाला एलिमेंट है उसकी साइज जो है बहुत बड़ी है, इजन इट? अरे हाँ या ना? साइज छोटी है इसका मतलब इसका बॉन्ड लेंथ जो है छोटा है, यहाँ पे साइज बड़ी है इसका मतलब इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, बड़ा है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था बॉन्ड लेंथ क्या होता है, अगर जितना लंबा रहेगा जितना बड़ा रहेगा वो उतना वीक रहेगा। आपको पता है, बताया था मैंने लास्ट टाइम, बताया था या नहीं बताया था? हो सकता नहीं बताया, मेरे को याद नहीं आता किसको क्या पढ़ा है। बताया था धागे वाला एग्जाम्पल, प्लीज बताओ, बताया या नहीं बताया? यस, रिस्पॉन्स करो, बताया नहीं बताया? आवाज नहीं आ रही आप लोग की। नहीं बताया, ओके। हो सकता है मेरे को कई अलग अलग जगह बताते हैं, तो मैं अलग अलग पढ़ाता हूँ तो उनको याद नहीं रहता कि इसको क्या एग्जाम्पल दिया। तो याद रखना, कभी भी कोई भी बॉन्ड बॉन्ड को समझने के लिए एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। घर में हम लोग धागा यूज करेंगे, एक धागा घर में मैं आपको दिया, धागा हमको मालूम है, थ्रेड, एक छोटा सा पतला सा थ्रेड लिया। मैंने आपको बोला कि 15 सेंटीमीटर वाला थ्रेड दिया, 15 सेंटीमीटर मतलब एक स्केल के बराबर। और वो थ्रेड को दो कॉर्नर पे आपको उंगलियों से पकड़ने बोला, फिंगर टिप से पकड़ने बोला, और खींच के तोड़ने बोला। तो धागे को आप खींच के आसानी से तोड़ लेंगे, बिकॉज क्या है, आप देख लेना, करके देख लेना, तोड़ लेंगे, टूट जाएगा। बट सेम थ्रेड, सेम धागे को मैंने आपको क्या किया, साइज छोटी किया, और कितने सेंटीमीटर किया, 2 या 3 सेंटीमीटर दिया। कितने सेंटीमीटर का किया हूँ, एक उंगली के बराबर धागा दिया हूँ, और आप बोल रहा हूँ आपको कि आप उसके दोनों कॉर्नर पे पकड़ो और उसको तोड़ो, तो वो टूटेगा नहीं। आप जाके चेक कर लेना, ये प्रैक्टिकल, ठीक है? तो टूटेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि जितना लेंथ छोटी होती जाएगी उतना वो इजीली टूटता नहीं है, या वो दूसरे में बोलेंगे तो वो उतना स्ट्रांग हो जाता है। हालांकि स्ट्रांग नहीं होता, वो इजीली टूटता नहीं है, ऐसा बोलो। समझ में आ रहा है हम लोग को? समझा? तो इसी एग्जाम्पल से याद रखना कि बॉन्ड की साइज जितनी छोटी होती जाएगी उतना बॉन्ड स्ट्रांगर होते जाता है। बॉन्ड की साइज जितनी छोटी होती जाएगी उतना बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांगर होता है। समझा? अरे बोलो हाँ या ना? बेटा रिस्पॉन्स पास करना है आपको। ओके। तो यहाँ पर बॉन्ड की साइज, यहाँ पर अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज ऑफ एटम बढ़ता है, और साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ेगा, और न्यूक्लियस के डिस्टेंस को ही हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। बॉन्ड लेंथ किसको बोलते हैं, दो एटम बाजू बाजू में है और उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो मैं जब डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो ऑब्वियसली साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी, और लेंथ बढ़ेगी इसका मतलब बॉन्ड क्या है, वीकर होते जाएगा, वीकर होते जाएगा। अंडरस्टूड? What is melting point, boiling point? It depends on ball, what length, it depends on bond ना, bond पे depend करता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऊपर का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, नीचे का बॉन्ड वीकर है, तो वीकर बॉन्ड है इसका मतलब इसको तोड़ने के लिए मेरे को कम टेम्परेचर लगेगा, और ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। यहाँ पे हाई टेम्परेचर लगेगा और यहाँ पे लो टेम्परेचर लगेगा। इसका मतलब बोल सकता हूँ कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग बॉन्ड बॉइलिंग बॉन्ड क्या होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। अंडरस्टूड? यस बोलो बेटा, समझा? एक ही बच्चे को समझा, बाकी लोग को समझा कि नहीं समझा? ओके, थैंक यू। राइट, तो आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको इसका आपको रेफरेंस लिखने में हेल्प होगा, ठीक है? तो यहाँ पर कभी भी आप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मेटल की बात करेंगे, तो मेटल के केस में क्या होता है, सब मेटल सॉलिड स्टेट में ही होते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे उस केस में, एक मिनट, उस केस में मेटल के केस में क्या होता है, हम लोग का डाउन द ग्रुप जो है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, उसके अंदर साइज जो है वो लेंथ जो है बढ़ जाती है, मतलब किसकी बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाती है। अंडरस्टूड? समझा यहाँ तक ये? ओके बेटा। नाउ ये हो गया मेटल का। तो मेटल का अगर मैं बोल रहा हूँ डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, तो नॉन मेटल के क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या आएगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि हम लोग को मालूम है मेटल की प्रॉपर्टी जो है नॉन मेटल की प्रॉपर्टी की क्या होती है, अपोजिट होती है ना? अभी तक हमने देखा जितनी भी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, जैसे मेटल अगर कंडक्टर है तो नॉन मेटल क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है ना? तो मेटल और नॉन मेटल टोटल एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऑब्वियसली अगर मैं मेटल का बोल रहा हूँ डाउन द ग्रुप अगर ये इन डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल का क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड?
ओके बेटा, अब अक्रॉस द पीरियड की बात करें। अक्रॉस द पीरियड अगर आप देखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। अक्रॉस द पीरियड अगर बात करूंगा तो यहाँ पर देखो बेटा, सोडियम, मैग्नीशियम, right, एल्यूमिनियम एंड सो ऑन। ये मैं आगे के एलिमेंट का मैं जगह नहीं है, नहीं लिखा हूँ, right? तो अगर बात करता हूँ यहाँ पर, मैंने फिर से यहाँ पे देखेंगे अक्रॉस द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग, बराबर। मैं आगे के एलिमेंट में नहीं जा रहा हूँ, हम लोग आगे के एलिमेंट में जाने के भी जरूरत नहीं। तो मैंने क्या बोला, बॉन्ड पे डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला, बॉन्ड पे डिपेंड करता है। किसका? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इसके अंदर व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम? फर्स्ट ग्रुप का वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है ना। सेकंड ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। याद है आपको कितने बॉन्ड बनेंगे? मैग्नीशियम में 2 बनेंगे। एलिमेंट में कितने बॉन्ड बनते हैं? 3 बॉन्ड बनते हैं, है ना। तो ग्रुप, यस और नो। एंड सिलिकॉन मतलब ग्रुप 14 की बात करूंगा तो उसके अंदर कितने बॉन्ड बनते हैं? 4 बॉन्ड बनते हैं। अरे हाँ है ना। तो नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इफ यू सी अक्रॉस द प्लेट फ्रॉम 1 to 14, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14, ये चार ग्रुप में क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। अंडरस्टूड? यहाँ तक समझा? उसके बाद की बात करते हैं अभी। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब सिलिकॉन के बाद की बात करें। सिलिकॉन लिया मैंने, यानी ग्रुप 14। ग्रुप 15 में कौन आता है? फास्फोरस आता है। ग्रुप 16 में कौन आता है? सल्फर आता है। ग्रुप 17 में कौन आता है? सल्फर के बाद आएगा क्लोरीन। ठीक है। यहाँ पर कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। फास्फोरस की वैलेंसी कितनी है? 3 की है। ग्रुप 15 की वैलेंसी 3 है। ग्रुप 16 की वैलेंसी 2 है। ग्रुप 17 की वैलेंसी 1 है। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया यहाँ बॉन्ड कितने हैं? 4 है। यहाँ 3 बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, यहाँ पे 1 बॉन्ड है। अब बताओ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? यहाँ से बोलो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? रिस्पॉन्स प्लीज। यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड डिक्रीज हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज और इंक्रीज। देखो, बिंदास बोलने का, जो आ रहा है वो बोलने का, जो आपके आइडिया में समझ में आ रहा है वो बोलो, रॉन्ग तो रॉन्ग, डरने का नहीं कहीं। यस, वेरी गुड बेटा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? हमने ही अभी मैंने बोला कि बॉन्ड जितने ज्यादा रहेंगे उतना इंक्रीज होगा, कम। पहले क्या हो रहा था? बॉन्ड इंक्रीज हो रहे थे फ्रॉम सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो क्या हुआ? सोडियम में 1 बॉन्ड था, मैग्नीशियम में 2 बॉन्ड था, एल्यूमिनियम में 3 बॉन्ड था, सिलिकॉन में 4 बॉन्ड था। बॉन्ड इंक्रीज हो रहे थे, इसका मतलब सोडियम टू सिलिकॉन क्या होगा? मेल्टिंग बॉन्ड, बॉइलिंग बॉन्ड इंक्रीज होगा। देन सिलिकॉन से अगर मैं क्लोरीन तक जाऊंगा तो ऑब्वियसली बॉन्ड क्या हो रहे हैं यहाँ पर? बॉन्ड कम होती जा रही है। 4, 3, 2, 1, राइट ना। तो बॉन्ड कम हो रहे हैं, इसका मतलब मेल्टिंग बॉन्ड, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। अंडरस्टूड? और कोई डाउट किसी को यहाँ तक है? ओके, थैंक यू सो मच। तो ये हम लोग, इसको आपको चाहिए तो आप लिख लो अपने ओन वर्ड में, या आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी। डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या होंगी? इंक्रीज या डिक्रीज? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। मालूम है किसी को डेंसिटी का फॉर्मूला? नहीं मालूम? चलो बता देता हूँ। मास अपॉन वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं सारे एलिमेंट को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के, वॉल्यूम सबका एक ही लेता हूँ, एक ही वॉल्यूम के एलिमेंट लेता हूँ ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो मैं अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ डेंसिटी डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। यस और नो? बोल सकता हूँ ना? ओके, चलो ये अभी हम लोग यही चीज़ आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आपके रेफरेंस में यूज होंगी। ठीक है। डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की वॉल्यूम के, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लिख लो आप। मैं ये डील कर रहा हूँ। ठीक है। अब चलो ग्रुप 1 या कोई भी ग्रुप लेते हैं, जैसे ग्रुप 1 ही लेता हूँ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, है ना, सीसियम एंड फ्रांसियम नहीं लिखते क्योंकि फ्रांसियम क्या है? रेडियो एक्टिव, मैंने लास्ट टाइम बता चुका हूँ। तो हम लोग इसकी बात करते हैं। डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, और दूसरे वे में बोलेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है मास नंबर, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो मास बढ़ेगा। इसका मतलब एट देन मास, मास नंबर बढ़ता है। मैं इसको मास नंबर लिखता हूँ। मैं इसको हटाता हूँ और इसकी जगह पे क्या लिखता हूँ? मैं मास नंबर लिखता हूँ। क्या बढ़ रहा है? मास बढ़ रहा है, राइट। साइज एंड मास क्या होता है? इंक्रीजेस। इज इन इट? एग्री करते सभी लोग? अरे हाँ या ना?
मैंने आपको क्या बोला था कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और मैंने यहाँ बोल दिया हूँ कि मास बढ़ रहा है ना, साइज बढ़ेगा तो मास ही बढ़ेगा, या फिर एटॉमिक डायरेक्टली एटॉमिक मास बढ़ रही है, तो मास बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अरे बोलो हाँ या ना, समझा बेटा। हाँ, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है, जितना मास बढ़ेगा उतना डेंसिटी बढ़ेगी। मैंने बोल दिया डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है और एटॉमिक मास बढ़ रहा है, इसका मतलब मास बढ़ रहा है। और मास बढ़ रहा है इसका मतलब क्या बोलूंगा, मास बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से दैट डेंसिटी आल्सो इंक्रीजेस। तो कभी भी कोई भी ग्रुप में हम लोग देखेंगे डाउन द ग्रुप क्या होगा, डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। यहाँ तक समझा, कोई डाउट यहाँ तक है किसी को? ओके बेटा, नाउ लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट देखते हैं हम लोग, राइट। लेफ्ट टू राइट क्या होगा यहाँ पर डेंसिटी जो है, एक मिनट, ओके। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट में ये आपको बस याद रखना पड़ेगा। मैंने बोला कुछ जगह पे एक्सप्लेनेशन आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट डेंसिटी क्या होती है, पहले इंक्रीज होती है, फर्स्ट इंक्रीज होती है। कहाँ से, सोडियम से लेकर, मतलब ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 13 तक, मतलब एल्यूमिनियम। कहाँ से, ग्रुप 1 से ग्रुप 13 तक अगर आप जाएंगे, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 13, है ना, यहाँ तक क्या होगा, इंक्रीज होगा, और उसके बाद डिक्रीज होती है। जैसे हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखा था, पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, पहले इंक्रीज होती है डेंसिटी और उसके बाद डिक्रीज होती है। आपको वैसे रीज़न दे देता हूँ क्यों होता है, मगर आपको रीज़न समझ में आए ना, इसलिए मैं आपको उसमें ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। आपको बस इतना ही जानना है कि डिक्रीज होती है, तो इसलिए इसमें नहीं जाऊँगा। यहाँ पर 14 से 17 डिक्रीज होती है। ये क्यों होता है यहाँ पर डिक्रीज का, हालांकि यहाँ पर भी मास बढ़ रहा है, एटॉमिक मास बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक मास पूरा यहाँ तक बढ़ेगा। तो यहाँ पर डिक्रीज क्यों आ रहा है, ये बिकॉज ऑफ वॉल्यूम आ रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम भी फैक्टर काम करता है, वॉल्यूम का फैक्टर भी काम करता है। तो हम लोग को मालूम है ना कि डेंसिटी मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मगर वॉल्यूम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम से क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा, डेंसिटी क्या होंगी, कम होंगी। अंडरस्टूड, यस सुनो। तो वो फैक्टर और बहुत दूसरे भी फैक्टर यहाँ पे आते हैं, तो हम लोग को उसमें जाना नहीं है। आपको इसीलिए यहाँ पर रीजंस नहीं दिया हुआ, आपको डायरेक्टली दिया हुआ है। तो आपको बस याद रखना है कि सिमिलर लाइक वाइज मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, डेंसिटी पहले बढ़ती है टिल ग्रुप फॉर 13 to 14, एंड देन इट डिक्रीजेस। अंडरस्टूड, ओके। Okay, next topic is what? Ionization, enthalpy, ionization energy, ionization potential. Right now, ये तीन नाम है। शौर्य, please mute yourself. Okay. Ionization, enthalpy, ionization potential, ionization energy. ये तीनों बेटा, तीनों का मतलब एक ही होता है। तीनों चीज का मतलब जो है एक ही होता है, मतलब एक ही इसको अलग अलग नाम है। हालांकि अगर आप हायर डिग्री में जाओगे और रेफरेंस बुक वगैरह देखेंगे तो तीनों अलग अलग चीज है, स्लाइटली डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट है। बट लोअर लेवल, लोअर लेवल कहाँ था, 15 तक, ग्रेजुएशन कहीं भी से इसमें करो आप, तो वहाँ लेवल तक आपको जो है ना ये तीनों को एक कंसिडर किया जाता है और एक ही से बोला जाता है। तो मैं आपको बोलूँगा, आपको ये तीनों टॉपिक में आएंगे तो आप इसको एक ही कंसिडर करेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ठीक है बेटा। नाउ व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आई मैं यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूँ, वेट, है ना, आपको बुक पे समझाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे बुक पे, इन शेयर किया मैंने। यहाँ पर देखो बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है।
एग्जाम्पल, एक मेटल लिया मैंने, कोई मेटल या फिर एलिमेंट लेते, एक एलिमेंट लिया, ठीक है, एक एलिमेंट ई लिया, ई स्टैंड फॉर एलिमेंट, ठीक। अब ये एलिमेंट जो है, इसमें से मेरे को क्या करना है, मेरे को आयन फॉर्म करना है, नाम ही बता रहा ना, एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब एनर्जी। यहाँ पर आपको डेफिनेशन खुद ही बता रहा है, एनर्जी। आयोनाइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ आयन। अगर कोई मुझे पूछेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा कि द एंथैल्पी, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयन इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इजंट इट? अरे हाँ या ना? यहाँ से समझा बेटा? वापस से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, मैं ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, पहले देखो। मैं पूरा इस क्लास तक खत्म होने के बाद आपको लिखना है, प्लीज। पहले मैं ये लिखना है तो लिखो, आपके रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ पहले। आपको मैं बोलते ना, डायरेक्ट दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा अच्छे से देना चाहिए, तो वहां से समझा रहा हूँ। जहाँ पर डीप में समझाना है वहाँ डीप में समझाया जाता है, यहाँ पे नहीं होता है तो वो चीज़ मैं बता दिया आपको, आपके लेवल का नहीं तो वहाँ पे स्किप करना पड़ता। तो यहाँ पर देखो, मैं ये बोल रहा था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर बात करूंगा तो इट इज एनर्जी, एंथैल्पी मतलब होता है एनर्जी, आयोनाइजेशन मतलब आयोनाइजेशन का प्रोसेस। नाउ व्हाट इज आयोनाइजेशन का प्रोसेस? फॉर्मेशन ऑफ आयन को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन, आयन को फॉर्म करने वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयन, आयन को फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इजंट इट? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन आयन इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट? बट हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग साइंस से पढ़ रहे, राइट? और साइंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, हमने पढ़ा है, हम लोग थ्री इडियट मूवी देखा है ना, सब लोग ने देखा है ना? डेफिनेशन ऑफ चेन, डेफिनेशन ऑफ मशीन, सॉरी, डेफिनेशन ऑफ मशीन, याद है ना? हाँ, डेफिनेशन ऑफ मशीन, जहाँ पर हमारा बेचारे आमिर खान भाई डेफिनेशन ऑफ मशीन देते हैं, करेक्ट डेफिनेशन भी देते हैं। और वही चीज़ हमारे जो दूसरे जो बंदा आता है, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, तो है ना, चतुर समथिंग लाइक दैट। हाँ हाँ, तो चतुर भाई जाए वो वही चीज़ को इंग्लिश में अगर अच्छे वे में क्या कहते हैं सिस्टमेटिकली बोलता है, तो उसको वो उसका सर बोलता है करेक्ट, और वही आमिर खान को बोलता है यू रॉन्ग, राइट ना बेटा? तो यहाँ पर वही चीज़ आती है, हम लोग साइंस से पढ़ रहे हैं तो हम लोग को वही चीज़ बोलना है, चीज़ें वही होती है मगर उसको थोड़ा घुमा के बोलना है, सीधी लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आती, सरल भाषा समझ में नहीं आती, समझा हम लोग को? तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है, इजंट इट? ओके, तो सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हम लोग यही चीज बोलेंगे, क्या आयन फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी लगती है वही बोलने वाला हूँ। देखो, अब मेरे को ई का आयन बनाने का है, ई का आयन मतलब ई में से आयन मतलब क्या, इस पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ना, समझो इस पे पॉजिटिव चार्ज लाने का, ई को ई प्लस बनाने का है ना, आयन फॉर्म, कटायन बना दिया। ये फॉर्म करने के लिए क्या है जरूरी है बोलो बेटा? क्या करना पड़ेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, है ना? मैं कल ही बताया था, गरीबी, ये जो पॉजिटिव है वो क्या है, गरीबी की निशानी है, पॉजिटिव क्या है, गरीबी की निशानी है। और जितनी गरीबी आती है इतने इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, एक गरीबी तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो गरीबी दो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक, फिलहाल मैं एक गरीबी की बात करता हूँ, एक गरीबी ला रहा हूँ तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, यस सुनो? तो यानी अगर आयन फॉर्म करना है तो इसका मतलब मेरे को किसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, राइट ना? और यानी इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ आयन जो प्रोसेस है उसको मैं दूसरे वे में बोल सकता हूँ, इंस्टीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन बोल सकता हूँ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? वही चीज बोला मैंने, मगर बेटा मैंने वही चीज बोला मगर सरल लैंग्वेज में नहीं बोला, मैंने उसी चीज को घुमा के बोला। अरे हाँ या ना? फॉर्मेशन आयन को मैं बोल सकता हूँ कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही मतलब है। तो अब डेफिनेशन क्या बनेगा? अब मैं बोलूंगा इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाला जाएगा? ऑब्वियसली ये न्यूक्लियस है, ये, हाँ, ध्यान दो ध्यान दो, अब यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना? अब इलेक्ट्रॉन मेरे को निकालना है तो मैं कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा? ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट है, इसके बाद न्यूक्लियस जो है इसको अट्रैक्शन बहुत कम रहेगा, वही अंदर के इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन का ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पर लेस अट्रैक्शन है। अरे समझ में आ रहा है बेटा? तो लेस अट्रैक्शन है, हाँ, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी मतलब कम लगेगी, तो इसको मैं इजीली निकाल सकता हूँ, तो यही निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोशन, कहाँ से निकालेंगे? फ्रॉम आउटर मोशन। अब
हाँ, एक और चीज ऐड करना बाकी रह गया, याद रखना, मैंने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है कोई भी एलिमेंट से, तो एनर्जी प्रोवाइड करना है। तो कोई भी चीज को अगर मैं सॉलिड स्टेट में है, समझो एग्जांपल, उसको अगर एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो वो लिक्विड में जाएगा, लिक्विड को एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो वो गैस में जाएगा, और गैस को एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो उसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो आयन फॉर्म करेगा। कैसा करेगा, आयन फॉर्म करेगा, समझा। तो इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ आयन हमेशा कहाँ से होता है, गैस से स्टेट से होता है, कभी भी सॉलिड या लिक्विड से नहीं होगा, हमेशा कौन से स्टेट से होगा, गैस से स्टेट। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे फ्रॉम गैसियस स्टेट, राइट ना, इन अ गैसियस स्टेट। अब मैं ये भी मेंटेन करके डेफिनेशन को कंक्लूड करता हूँ। चारों चीज को हम लोग इंक्लूड करेंगे और बोलेंगे, क्या बोलेंगे डेफिनेशन, क्या बोलेंगे बेटो, बेटा बोलो, द एनर्जी required to remove an electron from outermost shell in its गैसियस स्टेट। मेरे को बुक में क्या लिखा है मेरे को नहीं मालूम, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, यही बोल दिया आपको मार्क्स मिल जाएगा। आपको जो बोलना, जो आपके आंसर में होना चाहिए वो सारे पॉइंट आपने कवर किया। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने बोल दिया आपने, कहाँ से निकालने बोला, आउटर मोस्ट शेल से निकालने बोल दिया, कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में निकालने बोल दिया, आपने ऐसा बोल दिया, तो उसका मतलब आपने डेफिनेशन जो है कंक्लूड कर दिया। समझा, समझा ना। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम its outermost shell in its gaseous state, right ना। और थोड़ा एडिशनल ऐड करना है तो टू फॉर्म अ पॉजिटिव चार्ज आयन, है ना, पॉजिटिव चार्ज आयन, टू फॉर्म एन पॉजिटिव चार्ज आयन is called as what, ionization enthalpy, isn't it? समझा, okay बेटा। now ionization enthalpy depends on what, it depends on two things, it depends on factors। अच्छा पहले इसका यूनिट लिखते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का यूनिट क्या है। तो यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कोई भी एंथैल्पी रहेगा उसका यूनिट यही रहता है, क्या रहता है बेटा, अगर ऐसा यूनिट, और हम लोग मेनली फॉलो किसको करते हैं, ऐसा यूनिट को फॉलो करते हैं, तो उसका ऐसा यूनिट क्या है, केजी मोल इनवर्स। क्या है, केजी मोल इनवर्स, मतलब इतना किलो जूल एनर्जी लगी एक मोल के लिए, समझा हम लोग को, ये यूनिट है बराबर। इसके अलावा और एक यूनिट है जो यूज होता है, मगर उसको हम लोग कॉमनली यूज नहीं करते, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग कैपिटल वी ही लिखते हैं, पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये मगर इतना यूज नहीं होता, मोस्टली ये यूज होता है, आपको ये याद रखना, ये याद नहीं रखेंगे तो चलेगा। तो एग्जाम में आपको एमसीक्यूज में आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ व्हाट, आयन एंथैल्पी, तो दोनों सेम है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बट बेटर है ये, या दोनों ही लिख दो एग्जाम में, समझा हम लोगों को। ये एसआई यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट है, ठीक है, ओके बेटा। नाउ फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं आयोनाइजिंग एंथैल्पी को। तो पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज, है ना, एटॉमिक साइज से फैक्ट करेगा कि भाई ये चेंज कैसे होगा। सिंपल सी बात है, मैं आपके सामने रखता हूँ, एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, और एक ये एटम है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। मेरा ये क्वेश्चन है कि कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी और क्यों। दिस इज फर्स्ट कंडीशन, इज सेकंड कंडीशन, बोलो किस में रहेगी ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और क्यों, वाई, किस साथ बताना, वाई फर्स्ट वन। बाकी लोग का आंसर क्या रहना चाहिए बेटा, बाकी लोग प्लीज बताओ। वेरी गुड बेटा, हम लोग को, मेरे को जहां तक लगता है आपने सही करेक्ट दिया कि भाई यहाँ पे फर्स्ट वन को आयोनाइजिंग एंथैल्पी ज्यादा लगेगी इसके मुकाबले में, क्यों, रीजन को देना चाहेगा, वाई दिस इज so, yes because of attraction here, yeah here, yes because atomic radius is very less, so because of that क्या है, the distance between nucleus and electron is very less, electron का distance बहुत less है, and because of that and more attraction, yes because of that attraction is more, attraction more है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसको कम लगेगी, अंडरस्टूड। तो आपको कोई पूछेगा तो आपको आंसर करने आना चाहिए। सेकंड, सेकंड है न्यूक्लियर चार्ज। यस बेटा, मैं आपको एक साइज अगर थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी तो समझो सेम साइज है, कंसीडर करो, समझो ये इलेक्ट्रॉन है और इसको भी सेम साइज बनाने की कोशिश करना, अगर आपको बड़ा दिख रहा है तो आप समझो कि सेम साइज है, ठीक है, ये दोनों सेम साइज है समझो।
अब मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर न्यूक्लियस का चार्ज जो है +2 है, इसके अंदर न्यूक्लियस का चार्ज +9 है। क्वेश्चन है मेरा आगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा रहेगी, किसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी? वेरी गुड बेटा, +9 वाले की मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी ज्यादा लगेगी, यानी इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा रहेगी। क्यों बेटा? Because again here the attraction of nucleus is more, right? Now nuclear charge is more, because of that attraction is more, and yes, because of that ये इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी ज्यादा लगी। अंडरस्टूड बेटा? अरे बेटा बोलो। अब बोलते हैं हम लोग अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप बोलेंगे। बोलो डाउन द ग्रुप क्या होगा? अब आप ही खुद ही बोलो। आयनाइजेशन भी डाउन द ग्रुप पहले पढ़ेंगे हम लोग। बढ़ेगी या कम होगी? ये इसका शॉर्टकट भी दिया था मैंने आपको। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन भी, यस, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। कोई बताएगा क्यों? रीजन पूछा किसी ने, वाई डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है? क्यों होती है? मैंने शॉर्टकट तो दिया था आपको, 3 चीज डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी भी आती है, बराबर ना? मगर क्यों होंगी कोई बताएगा? सिंपल ना बेटा, डाउन द ग्रुप एज वी मूव डाउन द ग्रुप, यस, एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज, एज ड्यू टू डायरेक्ट लिखा हूँ, साइज इंक्रीजेस, है ना? As we move down the group, the size of atom increases. Because of that, the distance between nucleus and outermost electron increases, and nuclear attraction decreases. Therefore, what ionization enthalpy decreases. Understand, बेटा? एक ही बच्चा है क्या? बाकी लोग नहीं है क्या यहाँ पर? ओके बेटा, रिस्पॉन्स करने का बेटा। लेफ्ट टू राइट बात करते हैं। लेफ्ट टू राइट वैसे तो साइज कम होता है, मगर मेरे को साइज की बात नहीं करना है फिलहाल। अगर कंसीडर कर लो कि एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो पीरियड जो है एक ही है, तो ऑब्वियसली शेल नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे, तो ये दो सेम साइज के हैं। अब बताओ अक्रॉस द पीरियड क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होंगी या इंक्रीज होंगी या सेम रहेंगी? जो आता है तुक्का मारने का बेटा। यस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर बेटा, करेक्ट, वेरी गुड। अक्रॉस द पीरियड, यहाँ सेंटर लिखता हूँ, across the period. Very. Ionization enthalpy increases. Why? Because nuclear charge increases, isn't it? As we move left to right, the atomic number increases, which means number of proton increases, which results increase in nuclear charge, और nuclear charge बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा बेटा? अट्रैक्शन ज्यादा है, और वैसे ही इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। इसका मतलब क्या है? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, देयरफॉर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। समझा बेटा? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? अच्छा, यहाँ पर एक दिया है, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फ्रांस फ्रांसियम, राइट ना? हम लोग अगर बात करेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीसियम, राइट ना? एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, इसलिए आयनाइजेशन भी डिक्रीज होती है, बराबर? आपको बुक में दिया हुआ है, आप देख लेना। बट फ्रांसियम का डिस्कशन नहीं करते, तो वो अभी हम हमेशा जब भी अगर बोलेगा कोई कि वाई फ्रांसियम का डिस्कशन नहीं करते, तो बिकॉज रेडियो एक्टिव है, उसकी लाइफ बहुत कम है। तो लाइफ कम है तो उस पर हम लोग कोई रिएक्शन नहीं कर पाते, है ना? मतलब उसका हम लोग रेडियो एक्टिव चीजें, उनकी ज्यादातर रिसर्च ज्यादा हुई नहीं, समझा? अंडरस्टूड बेटा? उसके बाद मेटल और नॉन मेटल, अगर कोई बोलेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी मेटल और नॉन मेटल में किसकी ज्यादा रहेगी, कोई बताएगा क्यों? किसकी ज्यादा रहेगी और किसकी कम रहेगी, और क्यों? सोचो। यस,
हाँ, मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा था, आपको क्वेश्चन ही पूछ रहा था। एम आई ऑडिबल? है ना, आवाज़ आ रही है ना बेटा? आवाज़ आ रही है? ओके। नाउ व्हाट वाज माय क्वेश्चन, दैट इफ आई आस्क यू अमंग मेटल एंड नॉन मेटल, हु विल, किसकी आयनाइजिंग एंथैल्पी क्या रहेंगी, ज़्यादा रहेगी, राइट ना? द आयनाइजिंग एंथैल्पी ऑफ मेटल और नॉन मेटल की किसकी ज़्यादा रहेगी? आप कंपेयर करेंगे, क्यों रहेगी और उसके साथ बताना। बोलो बेटा। नहीं मालूम? ट्राई करो बिंदास, रॉन्ग तो रॉन्ग। नॉन मेटल की ज़्यादा रहेगी, वेरी गुड। यस बेटा। तो नॉन मेटल की ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी? सॉरी, कम रहेगी। ओके। ओके, गुड ट्राई, वेरी गुड। और दूसरा कोई बोलना चाहेगा? शौर्य को अगेंस्ट करना चाहेगा कोई, या शौर्य के साथ शौर्य को कंपनी देना चाहेगा कोई कि भाई सही है? वेरी गुड बेटा, गुड ट्राई। यस, वाई दिस इज सो? अट्रैक्शन इज मोर इन नॉन मेटल। ओके, गुड बेटा। वाई दिस इज सो अगेन? Why in non-metal attraction is more while in metal it is less? You're talking about that. Very good. Very good answer. Yes, beta. शौर्या, बेटा गुड ट्राई, मगर परी का आंसर जो है करेक्ट है, परिधि का, राइट ना? नाउ व्हाट इज द आंसर ओवर हियर? आप अगर देखेंगे तो हमने पढ़ा था मेटल नॉन मेटल, राइट ना? तो हम लोग को मालूम है ग्रुप के अंदर लेफ्ट साइड में जो है वो सारे के सारे मेटल है, ग्रुप वन ग्रुप टू जो है मेटल है। और राइट साइड में हम लोग जाएंगे तो ग्रुप 17 ग्रुप 16 15 ये सब क्या है, नॉन मेटल है। तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट ना, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। और जैसे हम लोग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और साथ साथ में न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? न्यूक्लियर चार्ज, मतलब नॉन मेटल का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेटल के मुकाबले में। नॉन मेटल का एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेटल के मुकाबले में, और नॉन मेटल का न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होता है, राइट ना? समझा बेटा? या दूसरे वे में बोलेंगे आप, तो अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रखूँ, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रखता हूँ। हमने पढ़ा है मेटल क्या होता है। मेटल वो होता है जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करता है, और नॉन मेटल जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, बराबर ना? अब मेटल, कोई बंदा है जो, समझो एग्जाम्पल, एक बंदा है जिसको 1 लाख रुपए देना है। 1 लाख रुपए देने के लिए बैठा है, वो दान करने के लिए बैठा है, बराबर ना? और मैं उसके पास से 1 लाख रुपए लेने जा रहा हूँ। तो क्या मेरे को उसको मेहनत करनी पड़ेगी क्या कि 1 लाख रुपए दे भाई दे, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को ऐसा है, मेरे को वैसा है? नहीं, मेरे को कुछ नहीं बोलने की जरूरत पड़ेगी। मैं जाके खाली इतना बोल दूंगा कि मेरे को 1 लाख की जरूरत है। वो तो लेके ही बैठा है ना 1 लाख रुपए बाजू में, मेरे को ले देना ही है। तो मेरे को वहाँ पे एनर्जी लगेगी ही नहीं। बट अगर एक बंदा है जिसके पास 1 लाख रुपया है, मगर वो 1 लाख रुपए देने को तैयार नहीं है, उसको देना पसंद नहीं है, इलेक्ट्रॉन पैसा 1 लाख रुपए देना ही पसंद नहीं, पैसा दान करना पसंद नहीं है। अब मैं अगर उसके पास जाता हूँ कि भाई मेरे को ज़रूरत है, तो उसको कन्विंस करने के लिए मेरे को एनर्जी लगेगी। हाँ, मेरे को एनर्जी लगेगी, और मेरे को बहुत एनर्जी लगेगी, मेरे को उसको कन्विंस करने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी, इजंट इट? अरे हाँ या ना? शौर्या, क्लियर हुआ बेटा आपका आंसर? आपने जो, हाँ, तो मेटल में क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वो देने के लिए बैठा तो उसमें एनर्जी कम लगेगी, इसमें लो एनर्जी। और वो इलेक्ट्रॉन नहीं देने के लिए बैठा इसलिए हाई लगेगी, ऐसा समझ लो। या दूसरे वे में पढ़ेंगे तो जो परी ने बोला वो करेक्ट आंसर है, वो परफेक्ट आंसर है, वो सही वाला आंसर है कि न्यूक्लियर चार्ज, in case of non-metal nuclear charge is more compared to metal, therefore the ion enthalpy of non-metal is higher compared to metal, isn't it? नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल मूव टूवर्ड। आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं ना, अपने नोट्स नोट डाउन कर रहे हैं ना बेटा? आपका काम है, आपको चाहिए तो रुकने बोलो, मैं रुकूंगा, मगर आप नोट डाउन करो। बुलेट पॉइंट में लिखने का, पूरा पूरा लिखते नहीं बैठने का क्या बोला जा रहा है। आप बुलेट पॉइंट में बोलने का, लिखने का शॉर्ट शॉर्ट में, समझा? ताकि अपनी नोट्स बना सकें, ठीक है? नाउ
we will go towards the what electron affinity और इलेक्ट्रॉन गियर एंथैल्पी। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन गियर एंथैल्पी, जिसको एक और नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या नाम है? एफिनिटी। नाम से मालूम पड़ रहा है कि मतलब क्या? अरे नाम से मालूम पड़ रहा है ना, एफिनिटी मतलब क्या? ओके, वेरी गुड। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। गुड ट्राई, गुड ट्राई, मगर करेक्ट आंसर नहीं है, बट गुड ट्राई, बहुत अच्छा आंसर है। जिसको अगर मैं नहीं पता है उसको पूछूंगा तो यही बोलेगा, और ये परफेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से। ठीक है, वेरी गुड। एफिनिटी मतलब मेरे को मालूम पड़ रहा है कि अगर मैं बोलूंगा किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच सकता है, उसको लगाव बहुत है इलेक्ट्रॉन से। अरे हाँ, है ना? और किसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है तो मैं बोलूंगा कि भाई वो इलेक्ट्रॉन को कम खींचता है, इजंट इट? अरे हाँ, है ना? इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट अपने को? एक्चुअल डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है, उसको अलग से रखना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग अभी बात कर रहे थे, ये इट इज टोटली अपोजिट टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का टोटली अपोजिट है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेरे को एनर्जी लगती है ना, रिक्वायर होती है। अरे हाँ, है ना? मैं यहाँ पर वापस से बताता हूँ, ये शेयर स्क्रीन किया व्हाइट बोर्ड। यहाँ से अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूंगा, ये मेरा न्यूक्लियस है, तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेरे को एनर्जी रिक्वायर होती है, बराबर ना? अरे हाँ, है ना? सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, मेरे को इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ऐड करना है, तो क्या होगा? यहाँ पे रिक्वायर एनर्जी लगी थी ना, अब यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, है ना? सिंपल, समझ में आ रहा है हम लोग को? अगर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ऐड करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी क्या करेगी? बाहर निकलेगी। समझा? सबको समझा बेटा? तो यहाँ पर आपका वर्ड क्या आएगा? एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। अगर कोई गैसियस एटम में मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, कोई गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होंगी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाएंगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझा? ओके, वापस रिपीट करता हूँ। ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन को, इससे पहले हम लोगों ने बोला, ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी मेरे को ऐड करना पड़ा, है ना? रिक्वायर्ड, ऐड करना पड़ा, टू रिमूव, रिमूव करने के लिए। समझा? अब अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो एनर्जी क्या लगेगी? रिमूव करेंगे कि एनर्जी? यहाँ पर, यहाँ पे ऐड करना है। देखो, रिमूव करने के लिए ऐड लग, ऐड हुआ ना, तो ऐड करने के लिए क्या करेगा? एनर्जी क्या करेगा? निकल जाएगी, निकलेगी, जिसको रिलीज बोलेंगे हम लोग। समझा हम लोग को? तो कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे किसी के अंदर, तो एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द एनर्जी रिलीज व्हेन an electron is added in a gaseous atom, in a neutral gaseous atom, to form a negatively charged ion. समझा हम लोग को? द अमाउंट ऑफ रिलीज, देखो वेरी गुड, रिलीज एन एटम एक्सेप्ट, वेरी गुड बेटा, करेक्ट आंसर, गुड ट्राई। शौर्य ने एक आंसर बोला है, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, इसको मैं बताऊंगा तो जाएगा, इसको मैं कैंसिल किया। हाँ, यहाँ पर शौर्य ने आंसर दिया है, क्या? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम इन द गैसियस स्टेट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। दो वो एनर्जी जो एटम को, क्या है, एटम में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो वो एनर्जी जो रिलीज होंगी, है ना, उसको हम बोलेंगे, इन शॉर्ट में अगर बोलूंगा तो यही है। इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होंगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। इसमें एडिशनल क्या आएगा? गैसियस एटम को एडिशनल लिखना रहेगा, और आयन फॉर्मेशन एडिशनल लिखना रहेगा। समझा हम लोग को? समझा? रिपीट करने की जरूरत है बेटा? रिपीट करूँ? नो ना, एंथैल्पी समझ लो। नाउ वापस से, फैक्टर कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा बेटा? साइज पे डिपेंड करेगा, और एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज, है दो ही फैक्टर हम लोग को पढ़ना है, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। तो वेट, हाँ, मैं इसको व्हाइट बोर्ड स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो पहले तुम भी बताएंगे, मेरे को कुछ नहीं आता, अभी आप लोग ही बताते जाएंगे। हाँ, तो मैं डाउन द ग्रुप बात करता हूँ। तो मैं यहाँ पर, डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज बढ़ता है, मैंने ऊपर वाले का साइज छोटा बनाया, नीचे वाले का साइज बड़ा बनाया, बराबर।
अब बताओ किस में, किसके अंदर मेरी जो है ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो ज्यादा रिलीज होगी। मतलब किस में जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ये बताओ। फर्स्ट वन में ज्यादा, राइट ना। याद रखना। देखो देखो, यहाँ पे तुम लोग को अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यहाँ पर बच्चों को, तो वो समझो कि जितना साइज छोटा रहेगा, राइट ना, हाँ उतना एनर्जी ज्यादा लगेगी, राइट ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ पे समझो एफिनिटी मतलब क्या, एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। मतलब एफिनिटी ज्यादा ना, एफिनिटी का बात करना लो, एफिनिटी किसमें ज्यादा है, इसमें एफिनिटी ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा इसमें रहेगा ना। अरे हाँ है ना। इसमें अट्रैक्शन कम रहेगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, समझा। तो एफिनिटी जितनी ज्यादा रहेगी उतना एनर्जी ज्यादा रहेगी। हम लोग एनर्जी वही पढ़ रहे हैं ना, एफिनिटी की बात करें ना। हाँ, एफिनिटी की बात करें ना, एनर्जी की बात मतलब क्या, हम लोग एफिनिटी की बात करें तो एफिनिटी और एनर्जी एक ही है बेटा। अगर एफिनिटी ज्यादा इसका मतलब एनर्जी ज्यादा, एफिनिटी ज्यादा है मतलब एनर्जी ज्यादा। और मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन नजदीक है, इसका मतलब इसकी एफिनिटी ज्यादा है, यहाँ पे एफिनिटी कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रहेगी। अब ज्यादा मतलब क्या, ज्यादा नेगेटिव में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग नेगेटिव में दिखाते हैं, किसमें दिखाते हैं, नेगेटिव। मतलब क्या, एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल अगर इसकी वैल्यू जो है -300 है, तो इसकी -200 है, वैल्यू हमेशा माइनस में आती है। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है हमेशा किस में आती है, माइनस में लिखी जाती है, समझा। तो इसकी -300 रहेंगी, ज्यादा एफिनिटी तो ज्यादा नेगेटिव में जाएगा, कम एफिनिटी तो कम नेगेटिव में जाएगा। अंडरस्टूड बेटा। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक के, कंफ्यूजन होता है वो नेगेटिव वैल्यू आती है तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सिंपल रखो। एफिनिटी इज इक्वल टू व्हाट, एंथैल्पी। अगर मेरे को लग रहा है कि एफिनिटी ज्यादा रहेगी तो मैं बोलूंगा एंथैल्पी ज्यादा रहेगी, मतलब एनर्जी ज्यादा रिक्वायर होगी, ज्यादा रिलीज होंगी, मतलब रिक्वायर नहीं, ज्यादा रिलीज होंगी। और वैल्यू बस नेगेटिव में बोलना रहेगा, बस वैल्यू क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव में। तो यानी साइज छोटी तो इसका मतलब एफिनिटी ज्यादा, एफिनिटी ज्यादा इसका मतलब एंथैल्पी ज्यादा, एंथैल्पी ज्यादा मतलब ज्यादा नेगेटिव में रहेगी, मतलब वो ज्यादा 300 रहेगी, ये 300 माइनस 200 समझ लो। समझा यहाँ तक ये। अरे हाँ है ना। अब न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट कैसे होगा बताओ। दो एटम है, एक का न्यूक्लियर चार्ज +2 है, एक का +9 है। अब बताओ अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो किस में एफिनिटी ज्यादा रहेगी, एफिनिटी किस में ज्यादा रहेगी, इसमें एफिनिटी ज्यादा रहेगी। अरे हाँ है ना। +9 में एफिनिटी बहुत ज्यादा रहेगी बेटा, और एफिनिटी ज्यादा इसका मतलब इसके एंथैल्पी ज्यादा, इसका मतलब ज्यादा नेगेटिव रहेगी, मोर नेगेटिव। और ये लेस नेगेटिव, समझा हम लोग को। कोई डाउट वैल्यू ने। अच्छा इसमें एक एक्सेप्शन है, वन एक्सेप्शन इज देयर बेटा, वन एक्सेप्शन इज देयर। एज पर द our information, our knowledge, we can say the fluorine atom is very smaller, right now, compared to all element, right now, smallest element of periodic table कौन है, फ्लोरीन है। इसका मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी होना चाहिए, फ्लोरीन की। सब लोग एग्री करते हैं ये बात से, अरे हाँ या ना, इजन इट। बट ये ऐसा ही होता है। अभी मैं तुमको एक चीज बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा मजेदार है, थोड़ा सा ध्यान दो। अ, मैं आंसर भी दूंगा क्यों। सारे पहले एलिमेंट की अगर बात करूंगा फ्लोरीन में, देखो, नहीं पहले क्या हम कहते फ्लोरीन से समझते, बाकी भी सारे एलिमेंट को एक साथ समझ लेंगे। पहले फ्लोरीन है, बट ये फ्लोरीन होना चाहिए था ना जिसका सबसे ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए था, बट फ्लोरीन नहीं, क्लोरीन सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है। क्लोरीन का क्या वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, क्या होता है बोला मैंने, क्लोरीन का ज्यादा नेगेटिव होता है। समझा यहाँ तक ये पॉइंट समझा मैंने क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अभी क्यों होता है वो समझना जरूरी है, क्यों होता है, राइट। तो मैंने क्या बोला, व्हाट इज द एंथैल्पी, ईजीई का फुल फॉर्म क्या है, ईजी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी मतलब एफिनिटी। अब होता क्या है, फ्लोरीन के केस में क्या होता है, फ्लोरीन की क्यों सबसे ज्यादा नेगेटिव नहीं होती है, उसका रीजन ये है क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, NS2NP5, मतलब सबके, फ्लोरीन बोलो, क्लोरीन बोलो, ब्रोमीन बोलो, सबके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो और एक पांच, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन आर देयर, इजंट इट। अब कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, देखो ना फ्लोरीन का 9 है ना, तो 9 मतलब कितना हो गया, 2,7, इजंट इट। उसके बाद अगर बात करेंगे क्लोरीन की, बात करेंगे तो क्लोरीन कितना है, 17 है ना, क्लोरीन कितना है, 17, 2, 2,8,7,
सबके आउटर में साथ ही आने वाला है, समझा हम लोग को? हाँ। तो फ्लोरीन का होता क्या है, साइज बहुत छोटा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये शेल, दो शेल है ना, यहाँ पे दो शेल आएगा, तो यहाँ पर पहले दो शेल, दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पांच इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन चार पांच इलेक्ट्रॉन है। अरे हाँ है ना, यहाँ से समझा? और इलेक्ट्रॉन ये बहुत छोटा साइज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, क्या करेंगे? यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, समझा? इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे। अब ये लोग रिपल कर रहे हैं, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको भी रिपल करेंगे। अरे हाँ या ना? यस सुनो, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बात करेंगे, न्यूक्लियस का जो पावर है वो बाहर तक जा पाएगा क्या, या इसको एफिनिटी शो कर पाएगा क्या? कि बीच में ये लोग ही टांग अड़ा रहे हैं ना, एक तरह का ये लोग क्या कर रहे हैं बीच में से, इसको क्या कर रहे हैं, देखो आने की जरूरत नहीं है, इसको धक्का दे। अरे हाँ है ना? तो इसको ये अट्रैक्ट कर पाएगा क्या? इसको ये अट्रैक्ट कर पाएगा क्या? नहीं ना, बीच में एक तरह का बैरियर बन गया, कोई आके बीच में खड़ा हो गया, समझा? हाँ या ना? हाँ बेटा, यस। ये न्यूक्लियस है, ये इनर शेल, ये आउटर शेल, बराबर। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, राइट, ये न्यूक्लियस। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, सात सात इलेक्ट्रॉन सबके आउटर मोस्ट में होते हैं, मैं सात इलेक्ट्रॉन से ही कन समझाऊंगा, तो दो, ये तीन, पांच इलेक्ट्रॉन, ये पांच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब होता क्या है, बिकॉज बहुत साइज छोटी, मैंने उस दिन एग्जाम्पल ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था आपको, ट्रेन वाला एग्जाम्पल दिया था, याद है? हाँ, तो ट्रेन में सौ आदमी का एग्जाम्पल है, 100 में से एक आदमी एक्स्ट्रा हो गया तो एक दूसरे को रिपेल करने लगे थे, याद है? तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, बहुत कम जगह में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन बहुत क्लोज हो जाते हैं, और क्लोज होने लगने की वजह से क्या आएगा, एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। यहाँ पर रिपल्शन शुरू हो गया, मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन मैं ऐड करूंगा तो इसको भी ये रिपेल करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन तो ये भी क्या करेगा, इसको भी रिपेल करेगा। और रिपेल करेगा तो इसकी जो एफिनिटी, जो अट्रैक्शन है वो यहाँ तक आ पाएगा क्या? नहीं, ये इसको धक्का दे रहा है, तो ये खींच पाएगा क्या इसको, ये बताओ? खींचने के साथ साथ यहाँ पे एक और जो प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपेल करने का। तो रिपेल का प्रोसेस भी हो रहा है, तो ये खींच नहीं पाएगा, तो एफिनिटी कम हो जाएगी, समझ में आया हम लोग को? अरे हाँ है ना? एक तरह का समझो कि मेरे को कोई बच्चे से लगा हुआ है, कोई बच्चा है, मेरा मेरा बेटा है समझो, मेरे दो बच्चे हैं, है ना? तो एक बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा है, तो छोटे बच्चे को मैं प्यार करता हूँ, बट अभी क्या हो गया, बड़े बेटे ने मेरे कान भरना स्टार्ट कर दिया। पहले कंडीशन था खाली एक बच्चा था, तो एक बच्चे को मैं लगाव कर रहा था। अब एक बच्चा और आ गया, उसने मेरे को कान भरना शुरू कर दिया। तो कान जब भरना शुरू कर दिया तो पहले जितना लगाव था वो लगाव क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझा? तो अगर एक और फैक्टर जो अपोजिट जा रहा है उस चीज के, तो जो मेरा पहले का जो था ना, उससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ में आया हम लोग को? अरे हाँ है ना? अभी क्लियर हुआ? श्योर बेटा, बाकी सबको समझ में आया? शौर्या एंड अदर अदर स्टूडेंट, आर्यश, सक्षम, ओके बेटा। तो यहाँ पर ये सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन की कहानी नहीं है, मगर नॉर्मली एग्जाम में फ्लोरीन क्लोरीन ही आता है, क्योंकि फ्लोरीन जो है सबसे छोटा एलिमेंट, सबको मालूम है। पीरियोडिक टेबल सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, यही है, राइट ना? तो सबको मालूम है। तो सबको इनडायरेक्ट आंख बंद करके पूछेगा वर्ड सबसे नेगेटिव वैल्यू किसका रहेगा इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी की, तो हर कोई आंख बंद करके बोल देगा फ्लोरीन, बट ऐसा होता नहीं है, रॉन्ग है। ये इसलिए एमसीक्यू में पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और रॉन्ग लिख के आते हैं। तो असली में है वो क्लोरीन, समझा? और क्यों है उसका रीजन हम लोग को मालूम, बिकॉज क्लोरीन की साइज छोटी होती है और उसके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने लगता है, और बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, वो लोग जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा फील नहीं कर पाता है, समझा? इसलिए एफिनिटी कम हो जाती है, समझा? सेम चीज हर एक ग्रुप में होता है बेटा। जैसे ऑक्सीजन और सल्फर की बात करेंगे, तो ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, मगर ऑक्सीजन की नहीं होती, सल्फर की होती है। अगर नाइट्रोजन फॉस्फोरस की बात करेंगे, नाइट्रोजन पहला है, दूसरा फॉस्फोरस है, तो नाइट्रोजन की साइज छोटी है, तो इसकी ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए था, मगर फॉस्फोरस की ज्यादा होती है, समझा हम लोग को? तो हर ग्रुप में हमेशा सेकंड वाले की ज्यादा होती है, हालांकि होना चाहिए पहले वाले एलिमेंट की ज्यादा होना चाहिए था नेगेटिव वाली वैल्यू, मगर सेकंड की होती है, अंडरस्टूड? कोई डाउट? अब आता है ग्रुप 18 एलिमेंट। ग्रुप 18 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी क्या होना चाहिए? ग्रुप 18 टाइमिंग अपना कितने बजे तक है? 4:30 तक है, 4:45 पर 15 मिनट्स आते हैं ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ हमेशा। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 18 एलिमेंट की बात करते हैं।
18 एलिमेंट कौन है? वो एलिमेंट जिसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या कंप्लीट है? ऑक्टेट है ना, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, राइट ना। वो लोग को जो जैसे बोलते हैं ना, हर किसी की जरूरत होती है, जिसके पास रोटी नहीं है तो रोटी के लिए भागेगा, रोटी नहीं तो रोटी मिल गई तो कपड़े के लिए भागेगा, कपड़ा मिल गया तो घर के लिए भागेगा, घर मिल गया तो बंगलो चाहिए, कार चाहिए, एंड सो ऑन। इंसान है, इंसान लालची है, तो उसकी लालच कभी खत्म नहीं होती। बट केमिकल की बात करेंगे आप, एलिमेंट की बात करते हैं, वो लोग सिर्फ दो ही चीज मांगते हैं, आइदर डुप्लेट या ऑक्टेट। मतलब उनकी स्टेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो दो ही है, या तो डुप्लेट कंप्लीट करना आउटरमोस्ट में, या ऑक्टेट कंप्लीट करना। इसको डीप में हम लोग 12 में पढ़ने वाले हैं। समझा? यहाँ तक समझा? और ये जो ग्रुप 18 है उनका जो है ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। इसका मतलब वो लोग कौन है? नवाब है। वो लोग क्या है? नवाब है। मतलब जो सऊदी के लोग होते हैं ना नवाब लोग, वो लोग के पास क्या है? तेल के कुएं हैं, तो वो लोग क्या है? पैसा कमाने की जरूरत ही नहीं है। समझे हम लोग को? अरे हाँ है ना। यानी ये लोग ना इलेक्ट्रॉन लेने में बिलीव करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन देने में बिलीव करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन 8 हो चुके हैं, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लूंगा तो 9 हो जाएंगे, तो मेरा क्राइटेरिया 9 से ज्यादा हो जाए, 8 से ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा है? अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा इसमें से तो 7 हो जाएंगे, फिर से स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। कोई बंदा है जो करोड़पति है, अंबानी का बेटा, उसको बोलूंगा भाई मेरा एक छोटा सा काम कर दे, तू करोड़पति से रोडपति बन जाएगा। क्या वो छोटा सा काम करेगा? नहीं ना। उसको मैं जिंदगी भर रिक्वेस्ट करूंगा तो भी करेगा क्या वो काम? छोटा सा काम? नहीं। उसको मालूम है कि भाई अगर वो छोटा काम करूंगा, हालांकि वो छोटा है, एक छोटा सा काम है, और मेरा फेवरेट, चलो तुम मान ये भी कंसीडर कर लो कि वो उसका फेवरेट है, वो काम समझो एग्जाम्पल, वो काम करना उसको पसंद है, फिर भी क्या वो करेगा क्या? नहीं करेगा। क्योंकि उसको मालूम है कि उसका अंजाम क्या होगा। अगर वो छोटा सा काम करता है तो वो क्या करेगा, उसकी क्या होंगी? स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। वो करोड़पति था, इसको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब रोडपति होगा, हो जाएगा, और फिर उसको जॉब करना पड़ेगा। समझा हम लोग को? अरे हाँ है ना। इसीलिए ग्रुप 18 वाले इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ पे ऐड करने जाऊंगा तो उसको एफिनिटी शो करते क्या? नहीं शो करते। एफिनिटी शो करते क्या? नहीं शो करते। तो सबसे कम एफिनिटी किसकी रहेगी? ग्रुप 18 की रहेगी। और 18 की ग्रुप एफिनिटी बहुत कम है, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो हमेशा करेंगी पॉजिटिव में आएगी। खाली ग्रुप 18 अकेले है एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो होती है पॉजिटिव होती है। तो कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी किसकी पॉजिटिव होती है, तो वो सिर्फ है ग्रुप 18। अंडरस्टैंड? इसकी एफिनिटी जीरो होती है या फिर पॉजिटिव होती है। जीरो एफिनिटी बोलते हैं या फिर पॉजिटिव एफिनिटी बोलते हैं। अंडरस्टैंड? यस और नो? ओके, बस इतना ही ये था। और इसके अलावा एक एक्सेप्शन याद होगा, वो एक्सेप्शन नहीं, मगर उसमें उसका कोई रीज़न नहीं दिया हुआ है, कहीं भी कोई भी बुक नहीं मिल रहा। ग्रुप 2 एलिमेंट और ग्रुप 15 एलिमेंट, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो एक सीधा ऑर्डर नहीं शो करती है। हम लोग कहते हैं डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, समथिंग ऐसा पढ़ते हैं ना। ऐसा नहीं होता। डिक्रीज इंक्रीज होती रहती है, मतलब वो एक डायरेक्ट पैटर्न नहीं रहता, कम ज़्यादा होती रहती है। तो वो दिखता है किसमें? ग्रुप 2 में और ग्रुप 18 में। इसका आंसर आपको कहीं पे बुक में नहीं मिलेगा। ग्रुप 15 और ग्रुप 2 में, सॉरी वापस रिपीट करता हूँ, ग्रुप 2 और ग्रुप 15 है, ये दो ग्रुप के एलिमेंट जो है वो क्या करते हैं, हम लोग का रेगुलर ट्रेंड नहीं शो करते। किसका? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का रेगुलर ट्रेंड शो नहीं करते। अंडरस्टूड? समझा? इसको बस ऐसे ही याद रख लो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या नाम है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एनीवन नोज अबाउट दिस? किसी को पता है इसके बारे में? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट। यस, वेरी गुड बेटा। कौन बोला ये? मैं लिखता हूँ पहले कैंसिल करके। वेरी गुड। शौर्या ने आंसर दिया। द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ व्हेन कंबाइन इन द एटम। वेरी गुड। या इसको बेटर वे में बोलेंगे तो एग्जांपल मैंने ए और बी लिया, तो ये जो इलेक्ट बॉन्ड है ना, बॉन्ड मतलब क्या? ये बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ? ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, है ना, और दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई, है ना। एग्जांपल में कोई पार्टनरशिप खोलने का है, समझो हमारे, राइट ना, हमारे लता मैम है, राइट ना। अब लता मैम ने मेरे को बोले कि हमारे क्या बोले कि
हम लोग क्लासेस खोलते हैं, राइट ना, ऐसा कुछ भी मेरे को ऑफर दिए, तो ऑफर दिए मेरे को, बोले कि चलो अपनी कुछ ना कुछ करते हैं, तो मतलब ठीक है चलो अपन करते हैं। तो पार्टनरशिप कैसी होंगी लता मैम और मेरे बीच में? पार्टनरशिप ऐसी होंगी कि भाई लता मैम बोलेंगे कि भाई मेरे को मैं तुमको 1 लाख रुपए देती हूँ, और मैं बोलूँगा हाँ ठीक है मैं भी 1 लाख रुपए दूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं 1 लाख, लता मैम ने 1 लाख रुपए, मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, कभी भी पार्टनरशिप होती है तो इक्वल इक्वल होता है। तो इक्वल इक्वल शेयरिंग होगी। यहाँ पर मैं 1 लाख रुपया दिया, लता मैम ने 1 लाख रुपए दिए, हम दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप हुई। समझा हम लोगों को? समझा? इसको हम लोग बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट ना। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर समझो, दूसरा कंडीशन समझो। लता मैम मैं और दोनों सेम है, समझो मेरी और लता मैम दोनों सेम है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लता मैम नहीं लेता हूँ। कंसीडर करो कि मेरे यहाँ पर जो है ना, कौन सा बच्चा, आर्या। आर्या भाई साहब जो है, ये आर्या है, ए फॉर आर्या एंड बी फॉर जमीर, मतलब बी फॉर जमीर नहीं होता, जेड फॉर जमीर होता है, समझो मैं हूँ यहाँ पर, राइट। आर्या ने मेरे को पार्टनरशिप का ऑफर किया कि भाई जमीर से अपन पार्टनरशिप करेंगे, समथिंग लाइक दैट। 1-1 लाख रुपए लगाने का है, मैंने 1 लाख लगाया, आर्या ने 1 लाख लगाया, और दोनों ने पार्टनरशिप करी, बराबर, बराबर ना। बट बट जब जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो मैंने क्या किया, मैंने, क्योंकि मैं सर हूँ, आर्या का मैं टीचर हूँ, तो मैं आर्या पे थोड़ा जुल्म करने लगा। आर्या को पार्टनरशिप ये हुई थी कि 50-50 की, मतलब पैसा भी 50-50 लगाएगी, 50-50 शेयर होगा, पैसा भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, काम भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसा 3 दिन वो काम पे जाएगा, मैं 3 दिन काम पे जाऊँगा, ऐसा। बट मैं अभी उसको बोल रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ तेरा, मेरे को थोड़ा सा काम है, तो एक काम कर, आज ये हफ्ते तू 4 दिन जा, मैं 1-2 दिन जाऊँगा, बराबर है। फिर राइट, ऐसा करके बार बार मैं उसको परेशान कर रहा हूँ, राइट। मैं यहाँ परेशान क्यों कर पा रहा हूँ? मैं क्यों कर पा रहा हूँ? बिकॉज मेरा पावर या मेरा अहदा, या फिर बोल सकते हैं मेरा वैल्यू आर्या से बड़ा है, बिकॉज मैं उसका टीचर हूँ, इजन इट? अरे हाँ या ना? तो वही चीज़ बेटा, वही चीज़। तो यानी क्या, ये जो पार्टनरशिप है, दिख रही दुनिया को ही दिख रही है कि ये क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, मगर रियल में क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे ताकतवर हूँ, तो ये हल्का सा इस तरफ झुकी हुई रहेगी। यानी ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, कौन? जो ताकतवर है। अरे हाँ है ना। मैं ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, उसको मैं मेरी लैंग्वेज में बोलता हूँ गुंडा। क्या बोलता हूँ? गुंडा। यानी ये गुंडे लोग होते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा होती है वो लोग कहें गुंडे लोग हैं। एग्जाम्पल, एच और सी एल का एग्जाम्पल है। सी एल जितने भी हेलोजन सब गुंडे, जितने भी हेलोजन कौन है? गुंडे। फ्लोरीन सबसे बड़ा कौन? डॉन। दाऊद, है ना, दाऊद, राइट। दाऊद का नाम लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई पहचान है इससे, राइट ना, ऐसी बात बता रहा हूँ, राइट। तो ये भाई साहब जो है, जो फ्लोरीन है, वो सबसे बड़ा गुंडा है पूरे पीआई टेबल में। छोटा डॉन है ये, छोटा डॉन। क्यों छोटा डॉन? क्योंकि छोटा है साइज में, मगर सब इससे सब लोग डरते हैं। ये किसी के पास भी जाएगा तो ये सबको लूट के आता है, राइट ना, ये किसी को भी छोड़ता नहीं है, इसके सामने कोई टिकता नहीं है। अगर ये किसी के पास भी जाएगा ना, तो सामने वाले को इसको इलेक्ट्रॉन देना ही देना है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में बिलीव करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके बाद सेकंड नंबर का गुंडा कौन है? ऑक्सीजन है। सेकंड नंबर का गुंडा कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की। एंड उसके बाद ऑर्डर अलग अलग है, तुम्हारे लेवल पे अभी जाना नहीं है, आपको 2 एग्जाम्पल दे दिया, आपको जो 2 फर्स्ट एंड सेकंड पे वो बता दिया, ठीक है। फिर हेलोजन भी छोटे गुंडे, लोकल गली के गुंडे, राइट ना, सारे हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोमीन, आयोडीन, ये लोग भी गुंडे, ये लोग भी है, मगर फ्लोरीन और ऑक्सीजन के लेवल के नहीं है। अब ये बेचारा एच कौन है? ये मिडिल क्लास आदमी है, राइट ना, और ये गुंडा है। इन दोनों की जो पार्टनरशिप हुई थी, मगर पार्टनरशिप दुनिया को दिख रही है इक्वल है, मगर ये बहुत बड़ा गुंडा है, तो ऑब्वियसली रियल में क्या होगा, पार्टनरशिप एक तरफ झुकी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ झुका होगा, तो ये क्या होगा, ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव जमीन सर की केमिस्ट्री में नेगेटिव मतलब क्या? अमीरी की निशानी। और पॉजिटिव मतलब क्या? गरीबी की निशानी। समझा हम लोग को? तो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं ना, it is a tendency of atom, it is a tendency of atom to attract the shared pair of electron toward itself is called as electronegativity। समझा हम लोग को? एबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयर हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी है, टेंडेंसी है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ तक समझा? यस, समझा बेटा? ओके। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाज मेजर बाय मैनी ऑफ साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग स्केल दिए, मगर बहुत फेमस वाली जो स्केल है जो यूज करते हैं हम लोग, वो लिनस पाउलिन ने दिया। किसने दिया?
लिनस पॉलिंग साइंटिस्ट, ये भाई साहब हम लोग को आगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी आएगा, ये बंदा बहुत जगह आएगा। तो लिनस पॉलिंग भाई साहब इसने वीबीटी दिया था, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आगे 12th में पढ़ने वाले। तो लिनस पॉलिंग ने दिया, इसने बोला सबसे हाईएस्ट जो हमारा फ्लोरीन है उसकी नेगेटिविटी कितनी है, 4 है। क्या है, 4 है। ये इजीएस्ट थी इसलिए एक्सेप्ट किया हम लोगों ने इसको, और इसको ही यूज करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव को अगर समझाना है किसी को तो हम लोग इसका ही स्केल यूज करके समझाते हैं, समझा। वरना बहुत सारे स्केल है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव को डिनोट करते हैं। और सबसे लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी है, सीसीएम की, ये फ्लोरीन की है। और सीसीएम की जो है सबसे लोवेस्ट है कितनी है, 0.7। ये एमसीक्यूज में आपको आ सकता है, आपको याद रखना है। समझा। व्हाट आई एम सेइंग दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझा दिया बराबर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको किसने, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ने अलग अलग स्केल दिया जिसके जरिए इलेक्ट्रोनेगेटिव मेजर कर सकते हैं। बट हम लोग को एक ही बंदा है जिसकी हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव यूज करते हैं, वो है जिसके स्केल यूज करते हैं वो है लिनस पॉलिंग। इसकी स्केल इजी थी इसलिए हम लोग उसको यूज करते हैं। इसकी स्केल के हिसाब से सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की है, और वो तो हाई सही में, और वो कितनी है, 4 है। समझा हम लोग को। और लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी, सीसीएम की है पूरी प्योरिटी टेबल में, और वो कितनी, 0.7। यहाँ से समझा, अब समझा। अच्छा लास्ट, ये स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो आप अपने नोट्स में, हेल्प कर आपको हो जाएगी। अब लास्ट टाइम मैंने एक चीज बोलना भूल गया इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी के अंदर, कि उसकी यूनिट क्या है। तो उसकी यूनिट सेम एज इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है, आयोनाइज एंथैल्पी की यूनिट क्या है, वही यूनिट जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की भी वही यूनिट है, कौन सी, किलोजूल पर मोल, राइट ना, किलोजूल मोल इनवर्स जो है ना, वो यूनिट इसकी भी आएगी। मैं बोलना भूल गया था, आपको एमसीक्यू में आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए बता दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ, मिटाओ ये। ओके नाउ, ओके नेक्स्ट करना है हम लोग को। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, व्हाट विल डू, टाइम हो गया है, टाइम नहीं है अभी। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। हाँ, 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट में कुछ होने वाला नहीं है, तो विल स्टॉप ओवर हियर, राइट। विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। एक मिनट देखेंगे, आप लोग को अगर ब्रेक ना मिले चलेगा क्या, मतलब बीच में 10 मिनट का गैप है ना, डायरेक्ट चलेगा तुम्हें, और 5 मिनट अगर लूँगा तो, इधर ओके बीच में 5 मिनट का ही गैप है, हाँ हाँ, क्योंकि हमें कंप्लीट ये एटलीस्ट टॉपिक कंप्लीट कर लेना था ना। चलो जान दो, नेक्स्ट टाइम मगर याद दिलाना तुमको, यहाँ पढ़ के आना, इलेक्ट्रोनेगेटिव वापस रिपीट नहीं करना पड़ेगा, इतना लंबा मैंने एक्सप्लेन किया, रिपीट नहीं करना पड़ना चाहिए आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिव समझ में आना चाहिए, है ना। चलेगा ना बेटा, करके आएंगे ना। ओके बेटा, ओके थैंक यू, वी विल स्टॉप ओवर।